वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन अब पूरा हो गया होगा और बारी है ओनली फार्मूला। तो इस वीडियो में बाबू आपका मैथ का जितना फार्मूला बनेगा, जितना कंसेप्ट बनेगा, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और बाबू बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम बताएंगे। सबसे हम पहले हम सारा फार्मूला लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे कम समय में आपका पूरा फार्मूला हम रिवाइज करा देंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा एक एक फार्मूला का बारीकी समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सही बना हो, जो आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बाबू, उसमें से कम 35 को, ध्यान सुनिए, कम से कम 35 को आपका फार्मूला ही रहेगा। तो फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 35 नंबर का सवाल है बाबू, आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाएगा 35 नंबर। तो बिना समय का देरी करते हुए आइए सबसे पहला हम टॉपिक पकड़ेंगे फार्मूला का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टॉपिक हम पकड़ेंगे। और यहाँ से वो इंड करते करते 3D पारिता तक चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, चलिए देखिए क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है ना। y बराबर हमारा साइन इनवर्स x है। तो हम साइन इनवर्स को r से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ARC साइन x का मतलब क्या है, साइन इनवर्स x होता है। तो इस चीज को आप फॉलो करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स। बाबू यदि इन तीनों में माइनस आता है, साइन कोसेक टेन, ध्यान दीजिएगा, साइन के उल्टा कोसेक, एक और टेन लेना है। यदि इन तीनों में माइनस आता है, यहाँ एंगल में यदि यहाँ माइनस आता है तो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको माइनस को बाहर लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग फॉलो करेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए कोस सेक कोट, यदि कोस सेक अंगूरी पे काम हो जाए, कोस सेक कोट, यदि इन तीनों में माइनस आता है, कोस सेक कोट आप लोग भी बोलते रहिए मुंह में, ठीक है ना। रिवीजन का मतलब यही होता है, कोस सेक कोट, यदि इन तीनों में माइनस आता है, देखिए आया है ना माइनस, कोस सेक कोट में आया है तो क्या होता है, पाई में से घटता है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, बहुत ज्यादा चांस है इस फॉर्मूला का पूछने का। अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो ध्यान इसमें क्या रखना है आपको कि जो इसमें एक्स का एंगल होगा, एक्स का एंगल वो सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स पाई/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, लेकिन इसमें एक्स एंगल दोनों में सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो रहेगा वही इसमें रहना चाहिए। और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2 होता है। और इसका भी यही, दोनों में एक्स हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आइए यहाँ चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है, हाँ यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या रखना है कि जो हमारा एक्स होता है ना, वह साइन के रेंज में हमारा होना चाहिए, तभी हमारा एक्स होता है। तो यह याद करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, यह साइन और यहाँ पर इसी साइन का इन्वर्स रहेगा। तो जो आगे वाला होता है वही हमारा आंसर होता है, बशर्ते बस वह एक्स उसके एंगल में होना चाहिए। तो यहाँ आपका एक्स हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह इसका उल्टा भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी यहाँ इनवर्स साइन पर है यानी बाद में है, तो यहाँ पहले हमने लिखा है। तो दोनों केस में हमारा एक्स ही आंसर होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप सबका याद कर सकते हैं, याद करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, बहुत ही आसान। कैसे, साइन और फिर साइन का इनवर्स, कोस के इनवर्स, टेन के इनवर्स, कोट के इनवर्स, आ जो आगे रही वही तो आंसर हो जाए, बस वो खाली रेंज में रहे के चाहिए। अब चलो ये सब तो लोग कर ले आराम से। 6 नंबर में क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स एक्स, इसका नामे बाबू काफी है आने के लिए, नामे काफी है। 2 tan इनवर्स एक्स का फिक्स है कि 2 tan इनवर्स एक्स का देखिए कहाँ कहाँ सवाल बनेगा। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला पूछेगा, डीसी में आपको डीसी करने के लिए देगा, इंटीग्रेशन में देगा इंटीग्रेशन करने के लिए, चौथा में 2 नंबरिया में दी तरह के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे याद करिए। साइन में होता है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला टेन में होता है, इसलिए हमने आमने सामने लिखा है। साइन में प्लस होता है और टेन में माइनस होता है। कैसे याद रखेंगे, 2 tan का फॉर्मूला आप 10 में लिखेंगे। 2 tan का फॉर्मूला यदि आप 10 में लिखते हैं
तो माइनस में लिखेंगे। यदि टू tan का फॉर्मूला साइन में लिखेंगे तो नीचे बस क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। और दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, तो दोनों याद रखेंगे। और एक और इसको याद रखेंगे कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना का होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। तो यह फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चांस, 99% चांस है आने का, तो इसको आप फॉलो करिएगा। 7 नंबर में 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाबू यह पूरा फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x का होता है। और 2 कोस इनवर्स x का क्या होता है, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो आप इतना फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे, तो जल्दी से नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वह नोट कर लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या है, 9 नंबर में साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। जी हाँ, कैसे याद करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना जी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन में जो माना हुआ x होगा कोसेक में 1 बटा एक्स होगा, कोस में जो माना हुआ x होगा सेक में कितना होगा 1 बटा एक्स होगा। जैसा कि देखिए साइन इनवर्स x, तो साइन में कितना है x है, तो कोसेक में कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा। कोस इनवर्स x है तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स x है तो कोट इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें आइएगा तो कोसेक इनवर्स x है तो साइन में कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। जो साइन का मान x होगा तो कोसेक इनवर्स में क्या होगा, उसी मान का उल्टा हो जाएगा, 1 बटा एक्स होता है। तो देखिए कोसेक इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1 बटा एक्स है, सेक इनवर्स x है तो कोस इनवर्स 1 बटा एक्स, यानी x का उल्टा हो जा रहा है ना 1 बटा एक्स। कोट इनवर्स x है तो टेन इनवर्स और यहाँ पर आपका 1 बटा एक्स होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि वो यह फॉर्मूला आपके डीसी इंटीग्रेशन इनवर्स कहीं पर जान नहीं छोड़ेगा। 2 tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x बाबू मिलवे करेगा 100%, नोट कर लीजिएगा, मिलवे करेगा। 2 नंबरिया में 1 नंबरिया में मिलवे करी तो लोग के, तो यह हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x का। अब ये 3 साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की होता है। यह आपके एग्जाम में 1 नंबर में बन सकता है और 2 नंबरिया में इसी फॉर्मूला को आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, 3 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की होता है, यह याद रखेंगे। अब आइए 3 कोस इनवर्स x का क्या होता है, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे याद करेंगे, साइन में 3x में से 4x क्यों घटता है, याद करने का सिंपल तरीका, साइन में 3x में से 4x क्यों घटता है, और कोस में क्या होता है कि 4x क्यूब में से 3x घटता है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। अब आइए यह तो हो गया, इसको समझते हैं, नेक्स्ट में समझेंगे। यहाँ आइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, और फिर प्लस y, फिर अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे। याद करने का तरीका क्या है कि साइन में यदि यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस होगा, यदि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, ठीक है ना। साइन में ऐसे याद कीजिएगा। 15 कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y, देखिए तो यहाँ प्लस होगा तो इसमें माइनस होता है, कोस में उल्टा होता है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। फॉर्मूला क्या होता है पढ़ देते हैं पूरा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x y माइनस होता है, इसमें x y संगे आता है और फिर रूटवा वाला संगे आता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसमें एक अंडर रूट, एक फिर इसमें एक और फिर एक अंडर रूट, ऐसे होता है। लेकिन इसमें जो ऐसे रहेगा बिना रूट का वो संगे आता है और 2 अंडर रूट वाला संगे आता है, यानी x y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यह हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर अब माइनस आता है, यहाँ पर माइनस तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद रख लेंगे। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसी को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज से झंझट खत्म, एग्जाम करीब है ना, याद हो जाएगा, चिंता मत करिए। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y है तो क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 होता है, ठीक है ना, एक्स वाई माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा ना, पहले नीचे पहले y को जोड़िएगा फिर x को जोड़िएगा, याद करने में सहूलियत होगा। अब यहाँ पर
कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई रहता है तो एक्स वाई माइनस वन बटा वाई प्लस एक्स होता है, लेकिन यहीं पर माइनस लगा देता है माइनस, तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। तो माइनस के केस में याद रखिए कि वाई में से एक्स घटता है, ठीक है ना, माइनस के केस में से वाई में से एक्स घटता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब आइए साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, कोस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। कोस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर होगा वहीं पर इसका अंडर रूट में स्क्वायर होना चाहिए 1 में से घट के, कोस इनवर्स एक्स का भी यही होता है। अब आइए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है। टेन इनवर्स सबसे पहले तीनों को जोड़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का एक्स वाई जेड घटा दीजिए, अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। यह कंडीशन है, यह क्वेश्चन नंबरिया में आपको प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना, और एक नंबरिया में भी दे सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ सकता है। क्या है कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड और पाई बाई 2 देता है, ठीक है ना। तो आपका एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1 होगा। तो इस आप फॉर्मेट को याद रखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ये में बनाने के लिए देगा, और नहीं तो नंबर ये में डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा कि इतना का मान कितना होता है पाई बाई 2 पर। 21 नंबर हो गया। आइए 22 नंबर समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई प्लस का टेन इनवर्स पाई देता है, ठीक है ना, इसके बराबर पाई देता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान एक्स वाई जेड के बराबर होता है। तो आप इस तरह फॉर्मूला याद रखेंगे और आपका पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक खत्म होता है। चलते हैं अब मैट्रिक्स की तरफ। पूरा आप क्या कीजिए ना कि इसको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आइए मैट्रिक्स के फॉर्मूला पर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्ग अवयव है, यानी वर्ग अवयव किसे कहते हैं समझिए। वर्ग अवयव का मतलब होता है बाबू कि जिसकी कोटि बराबर हो, ठीक है, जिसकी कोटि बराबर हो, यानी m गुना n, जिस अवयव की कोटि होती है m गुना n, यानी m बराबर n होगा तभी वो हमारा वर्ग अवयव कहलाता है। यानी मान लीजिए हमने एक अवयव लिखा है 4 3 2 4, इसकी कोटि कितना है 2 गुना 2, तो हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कि हम लेते हैं a बराबर आपका a b c d लेते हैं, और कोटि मान लीजिए आपका m गुना n है, तो हमारा बाबू m बराबर n होगा, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा, तो वह हमारा कहलाएगा वर्ग अवयव। बाबू यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर अइबे करेगा। वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसकी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है उसे वर्ग अवयव कहते हैं, यानी m बराबर n हमारा होना चाहिए। अब क्या है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब होता है ना कि बाबू कोई भी आपको अवयव देगा तो सबसे पहले वह अवयव आपका एक वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होना चाहिए, और विकर्ण अवयव के जो आपको विकर्ण मुख्य विकर्ण होंगे, यानी यह वाला जो पार्ट होगा, यह इसके छोड़ के जितने भी अवयव होंगे वह सब 0 0 होंगे। मतलब विकर्ण अवयव का मतलब 2 कंडीशन होता है कि एक तो वर्ग अवयव होना चाहिए, दूसरा कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होना चाहिए। यानी मुख्य विकर्ण हमारा यह है, तो इसको छोड़कर बाकी जितने अवयव बचेंगे सब 0 0 होने चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मुख्य विकर्ण है -1 2 5 है, लेकिन बाकी का अवयव 0 0 0 है, तो ऐसे अवयव को हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। अब क्या है तत्समक अवयव, यानी इकाई अवयव, जिसे आप आई से करते हैं, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। तत्समक अवयव या इकाई अवयव को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आई का मतलब जानवे करते हैं कि 1 0 बाकी सब 0 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इकाई अवयव का मतलब होता है ना बाबू कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वह 1 1 होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होंगे तो वह आपका जो होगा वह इकाई अवयव होगा। आइए इसमें देखते हैं 3 गुना 3 में। तो इसमें देखिए जो आपका मुख्य विकर्ण है वो कितना है 1 1 1 है, और बाकी के अवयव क्या है 0 0 हैं, तो आप इसको तत्समक अवयव यानी इकाई अवयव कह सकते हैं। अब क्या है 4 नंबर में शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब होता है बाबू कि आपको एक ऐसा अवयव देगा कि उसके प्रत्येक अवयव शून्य होंगे, तो ऐसे अवयव को आप कहेंगे शून्य अवयव। जैसे में आप देखेंगे कि इसमें हमने 0 0 0 लिखा है तो शून्य अवयव है। शून्य अवयव का नाम में है बाबू शून्य अवयव, यानी ऐसा अवयव जो शून्य हो। शून्य कैसे होगा, जब उसका प्रत्येक अवयव 0 0 होगा तो उसको हम शून्य अवयव कह सकते हैं, तो आपका यह 0 0 हो जाएगा। अब क्या है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव मतलब होता है ना कि विकर्ण अवयव तो होगा
अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह का रूप होता है, लेकिन विकर्ण आव्यूह में आप जरा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त कि आपका जो है मुख विकर्ण है ना, उसके अवयव अलग अलग हैं। मुख विकर्ण के अवयव अलग अलग हैं विकर्ण आव्यूह में, लेकिन अदिश आव्यूह में आप देखिएगा आपकी अवयव सेम होने चाहिए, ठीक है ना। यदि आपके मुख विकर्ण के अवयव सेम होंगे तो आप उनको अदिश आव्यूह कह सकते हैं, और यह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। 5 नंबर भी हो गया। आइए 6 नंबर में। 6 नंबर क्या है? समान आव्यूह। समान आव्यूह, नामे में समान आव्यूह, ऐसा आव्यूह जो समान हो। समान कैसे होई? जो ना कि ओकर रो की संख्या आ एकर रो की संख्या बराबर होई। ओकरा में कॉलम की संख्या, एकरा में कॉलम की संख्या बराबर होई। कहे के मतलब देखा जाए, एकरा में क्या हुई बाबू, मान लीजिए कि आपका m गुना n है, एकरा में मान लीजिए p गुना q है, इसका मान लीजिए कि है कोटि का है। तो सबसे पहला बात कि आपको m बराबर p होना चाहिए और n बराबर आपका q होना चाहिए। समान आव्यूह में रो बराबर होना चाहिए, कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। उसके बाद सुनिए कि प्रत्येक अवयवों के मान बराबर होके के चाहिए। यानी हेजा 2 तो हेजो 2, हेजा 3 तो हेजा 3, प्रत्येक अवयव की जगह का मान समान होना चाहिए। तो वैसे आव्यूह को आप समान आव्यूह कहेंगे कि प्रत्येक अवयव का मान समान होना चाहिए और ऊपर से रो की संख्या कॉलम की संख्या सब में बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है कि 4 3 x 5 दिया रहता है, y z 1 5 दिया रहता है, तो पूछता है ना कि इसमें x y z का मान बताइए। तो बाबू यह पहले कोटि देखेंगे, यह कोटि कितना का है? 2 गुना 2 का। यह कितना का है? 2 गुना 2 का। तो देखिए हमारा जो है इसमें सेम टू सेम है ना। अब आइए तो आप लोग क्या करते हैं, ई 4 के मानवा ई y के बराबर होके के चाहिए, तो y बराबर 4 ऐसे ना करते हैं समान आव्यूह में। फिर देखिए z बराबर कितना होगा? यहाँ का 3 और यहाँ का z बराबर होना चाहिए, तो z बराबर आपका 3 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। यहाँ x है तो x का मानवा 1 के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 है ना, तो हमारा ऐसे आव्यूह को हम समान आव्यूह कह सकते हैं। और इसके द्वारा आपको x y z का मान निकालने के लिए देगा, कहाँ देगा? 1 नंबरिया में देगा, 2 नंबरिया में देगा। फिक्स है बाबू, आपको 2 नंबरिया में सवाल बनेगा, फिक्स है। x y z का मान जरूर पूछेगा आपसे, तो इस टॉपिक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। 7 नंबर क्या है? किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बनेगा आपसे, ठीक है ना। बोलेगा ना किसी आव्यूह में आप एक अचर राशि से गुना करते हैं। अचर राशि मतलब 2 से गुना कर देगा, नहीं तो किसी लेमडा दे देगा, कोई अल्फा दे देगा, ठीक है ना, कोनो दे, अल्फा बीटा गामा कोनो दे। तो कंसेप्ट समझिए, यदि मान लीजिए आपका a बराबर आव्यूह है ABCD, इसके अंदर है, यदि यहाँ लेमडा से गुना करने के लिए देगा तो वो लेमडा से प्रत्येक अवयव में गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, आव्यूह में गुना होगा तो प्रत्येक अवयव में होगा, और सारणिक में गुना होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। तो हम अभी यहाँ आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह में गुना कीजिएगा ना तो आपको प्रत्येक अवयव में गुना करना पड़ेगा, और कॉमन लेंगे तो पूरा अवयव में से कॉमन लेना पड़ेगा। इस बात को आप लोग फॉलो करेंगे। फिर 8 नंबर में क्या है कि AB बराबर BA होता है आव्यूह में गुना। जब आप आव्यूह का गुना करते हैं तो क्या AB बराबर BA होता है? नहीं होता है। किसी कंडीशन में मतलब कि किसी एक अलग मतलब अपवाद में हो सकता है, लेकिन जनरली रूल कहता है कि AB का गुना BA के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वह कैसा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन सेट कर देगा तो उसका बातें अलग है, लेकिन जनरली रूल के हिसाब से AB बराबर BA नहीं होता है मैट्रिक्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने A बराबर यह लिखा है और AB बराबर मैंने यह लिखा है, तो आप जब AB निकालेंगे ना इसका, तो AB कुछ आएगा और BA कुछ अलग आएगा। यानी आप कह सकते हैं ना कि इसमें AB इक्वल टू नॉट BA होगा। तो ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि AB इक्वल टू नॉट BA। तो यह बाबू मैट्रिक्स का कुछ अभी 10% बाकी है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं उसके टॉपिक की ओर। तो आइए जो 10% बचा है उसको समझते हैं। क्या है? पहला में आव्यूह का परिवर्त। बाबू यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आव्यूह का परिवर्त छूट जाए यह हो नहीं सकता है। यानी आव्यूह का परिवर्त यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज। तो सबसे पहला बात कि आव्यूह का परिवर्त निकालने का जो संकेत होता है, या तो आपके ए के ऊपर डैश देगा, ठीक है ना, ए के ऊपर डैश देगा, नहीं तो ए के पावर आपका टी लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ए के पावर डैश दे या ए के पावर टी दे, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज यानी परिवर्त। देखिए
क्या होता है कि ए बराबर आपको ए आई जे एम गुना एन होता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो पूरा मतलब होता है ना कि रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाता है। यानी ट्रांसपोज यानी परिवर्त के केस में आपको रो पूरा रो को कॉलम बना देंगे और नहीं तो पूरा कॉलम को रो बना देंगे। देखिए m गुना n है तो देखिए जो इसमें n कॉलम है इसमें n क्या हो गया, रो हो गया। और जो इसमें m रो है इसमें m क्या हो गया, कॉलम बन गया। यानी बस रो को कॉलम बना दीजिए नहीं तो कॉलम को रो बना दीजिए। यही सिंपल विधि होता है परिवर्तन निकालने का। आइए इसका देख लेते हैं। कुछ गुण होता है जो कि प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्या होता है कि a प्लस बी का डैश है, डैश दे या टी दे, ठीक है ना, टी भी दे सकता है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए प्लस बी का डैश होता है तो वो क्या होता है कि इसको प्रत्येक पद में वैसे ही लिख दीजिए। यानी ये डैशवा के ए पे चढ़ा दो और फिर प्लस और फिर बी पे, यानी ए का डैश और प्लस बी का डैश। यदि यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है ना, ए माइनस बी का डैश, तो आपको यहाँ पर भी माइनस कर देना होगा। बहुत सिंपल है। अब आइए के का है यहाँ पर, के बाबू अचर है, के अचर है, के से ए में गुना किया है और ऊपर डैश दिया है। तो देखिए के का डैश कीजिएगा ना तो कुछ मतलब नहीं होता है। डैश जब लगाएगा तो के को जैसा है वैसा ही बाहरी लिखना है और ए पे डैश लगा के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आइए ए बी का डैश है तो ए बी का डैश पूछे या ए बी का इनवर्स पूछे, लास्ट से लगाते हुए चलते हैं। देखिए ए बी का डैश है ना तो सबसे पहले अंतिम वाले को पहले लिखेंगे और इसके ऊपर डैश लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे डैश लगाएंगे। यानी अंतिम वाले से डैश लगाते चालू करेंगे और फर्स्ट वाले तक आकर रुक जाएंगे। तो 20 ए, जैसा कि देखिए हमने लिखा है एग्जाम्पल भी, ए बी सी का डैश। ए बी सी का डैश क्या होता है, पहले सी पर लगाएंगे फिर बी पर और फिर ए पर, यानी अंतिम वाले से डैश लगाना चालू करेंगे और फर्स्ट पे आके रोक देंगे। तो यह नोट कीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि ए के डैश है, बताइए ए के डैश वो देखिए डबल डैश रहता है ना तो वो काट देगा खुद को, डबल डैश कट जाता है। ये देखिए यह डैश और यह डैश काट देगा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिस तरह हमने एग्जाम्पल नीचे लिखा है 3, यानी ए का डैश के डैश मतलब 3 गो डैश है। देखिए 2 गो डैश काट देगा तो कितना बचेगा, 1 गो डैश। देखिए एग्जाम्पल समझिए, ए के डैश कितनों डैश दे दे तो सम संख्या कट जाएगा, ठीक है ना। तो यह 2 काट देगा, यह 2 काट देगा, कितना बचेगा, ए बचेगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब क्या है, सम्मित आव्यूह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह का मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज करें, यानी आपको कोई एक आव्यूह देगा और उसको आप ट्रांसपोज करें और फिर वही मिल जाएगा। यानी जो ना ट्रांसपोज कर जाए फिर वही मिल गई तो उसन के क्या कहल जाए, सम्मित आव्यूह। यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए अजित तो लोग सम्मित आव्यूह हो जाए। अब क्या विषम सम्मित आव्यूह, यानी ए का ट्रांसपोज करे और ए आया लेकिन ए में से यदि आप माइनस निकाल देते हैं तो ए मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी केस होता है कि आपको कोई ए देगा और ए में से क्या करेंगे, ट्रांसपोज किए। यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें से माइनस निकल जाए तो फिर ए मिल जाए, यानी माइनस निकाल के यदि ए मिल जाता है तो इस केस में आपका विषम सम्मित हो जाता है। अब आइए यहाँ पर ए प्लस ए डैश बाबू सम्मित आव्यूह होता है, याद रखेंगे। ए प्लस ए डैश क्या होता है, सम्मित आव्यूह होता है और ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह होता है। लेकिन ए यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग नोट कर सकते हैं कि ए प्लस ए डैश सम्मित, ए माइनस ए डैश विषम सम्मित होता है। अब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब इनवर्स निकालते हैं ना। इनवर्स निकाले कंडीशन क्या होता है कि ए बी का गुना अब बी ए का गुना यदि आई आता है तो अभी आपका इन्वर्स निकलेगा। और इस केस में बाबू ए बी बराबर आई होता है तो आपका ए इन्वर्स बराबर बी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए कंडीशन होता है कि ए बी का गुना बी ए का गुना आई के बराबर होना चाहिए। अब आइए इन्वर्स का कुछ गुण देख लेते हैं कैसे लागू होता है। सेम टू सेम इसी तरह लागू होता है, ठीक है ना। ए बी का इन्वर्स है तो कहाँ से देंगे, लास्ट वाला से लिखना चालू करेंगे और फर्स्ट तक आ जाएंगे। जैसे देखिए ए बी का इन्वर्स है तो सबसे पहले बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स ऐसे लिखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है ए बी सी का इन्वर्स तो सबसे पहले सी का इन्वर्स फिर बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स, ऐसे आप करेंगे। अब क्या है, एक आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के जोगफल के रूप में बाबू 2 नंबरिया के लिए फिक्स अबे करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 2 नंबरिया में आएगा, एक आपको आव्यूह देगा, अब बोलेगा ना कि इसको आप सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के जोगफल के रूप में लिखें, तो आपका वो निकालने का फॉर्मूला यह होता है।
ठीक है ना। आप इस पर निकाल सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश, यह क्या होता है, समित होता है, और यह क्या होता है, विषम समित होता है। तो इतना को हल करने के बाद इसको ऐसे ही लिख देना है, अब प्लस मतलब इतना को हल करेंगे तो आएगा ना, तो बस इतना ही लिख देना है, दोनों को जोड़ना नहीं है, इतना पर ही आपका आंसर हो जाएगा, जोड़िएगा मत। यह हो जाएगा आपका समित तथा विषम समित के जोगफल के रूप में लिखने का तरीका। अब आइए, a प्लस बी का योग b प्लस a के बराबर होता है, 100% बराबर होता है। a प्लस बी का योग b प्लस a के बराबर होता है, लेकिन ab का गुना ba के बराबर नहीं होता है। ab डज नॉट इक्वल टू ba, ab का गुना ba के बराबर नहीं होता है, लेकिन a प्लस बी का योग b प्लस a के बराबर होता है। और सबसे बाबू इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, आई स्क्वायर बराबर आई होता है, यानी आई मतलब क्या होता है, वो इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह में कितना से ही गुना कर दीजिए, मतलब इकाई आव्यूह गुना इकाई आव्यूह, कितना भी आप इकाई आव्यूह में गुना करें वह इकाई आव्यूह ही आपको मिलेगा। यानी आई स्क्वायर है तो आई ही मिलेगा, आई के पावर 10 कर दीजिएगा आई ए मिलेगा, आई के पावर 50 कर दीजिएगा आई ए मिलेगा। तो इसका मतलब आई स्क्वायर बराबर आई होगा, यानी आई के पावर 4 कीजिएगा आई ए मिलेगा, आई के पावर n कीजिएगा तो आई ए मिलेगा। अब क्या है नेक्स्ट, आई से ए में, यानी आप किसी भी आव्यूह में यदि आई से गुना करते हैं तो आपका वही आव्यूह मिलेगा। जिस तरह आई से हमने ए में गुना किया है तो ए मिला, फिर हमने आई से बी में गुना किया है तो बी मिलेगा, आई स्क्वायर से ए में गुना किया तो हमें ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, आई स्क्वायर मतलब आई होता है, ए में गुना कीजिएगा तो आई ए मतलब ए होता है। जिस तरह आप एक से किसी अदर संख्या में गुना करते हैं तो वह संख्या मिलता है ना, उसी तरह आई वाला कंसेप्ट चलता है। तो आपका पूरा मैट्रिक्स खत्म हुआ। अब चलते हैं सारणिक की तरफ। आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और नोट कीजिए। तो आइए हम लोग सारणी का फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले सारणी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारणी का गुण धर्म है। और बाबू यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, लिख लीजिएगा, बनेगा। यहाँ से कैसा बनेगा सुनिए, जीरो वाला पे बनेगा 100%। आपको जीरो वाला पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, क्या है, किसी सारणी के एक पंक्ति का मान 0 हो तो मान 0 होता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। सारणी के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का मान 0 होता है तो पूरे सारणी का मान 0 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही नोट कर लीजिए ना। दूसरा क्या होता है कि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है किसी सारणी का 2 पंक्ति या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो उस सारणी का मान 0 होगा। तीसरा में किसी सारणी का 2 पंक्ति या 2 कॉलम, यानी 2 पंक्ति या 2 कॉलम जिसको आप कहते हैं, यदि वह एक दूसरे के समानुपाती हों, एक समानुपाती हो तो उसका मान 0 होता है। तो बाबू हमने लिख दिया है 2 रो इक्वल या 2 कॉलम इक्वल, तो उसका मान 0 होता है। समानुपाती होता है तो मान 0 होता है। बिल्कुल, आप इस तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। फिर क्या है, यदि किसी n गुना n कोटि का आव्यूह हो तो, अच्छा वो ये वाला है, k a का सारणी के बराबर क्या होता है, k के पावर n इंटू सारणिक a होता है। हमने ऑब्जेक्टिव में महायज्ञ में भी आपको करवाया था कि कोई आव्यूह है 3 गुना 3 का है, तो उसका बताइए सारणिक मतलब k से गुना करने पर इसका मान कितना होगा। तो 3 गुना 3 का, तो क्या करते हैं, इस केवा को बाहर लिखते हैं, तीनों को यहाँ पावर में लिखते हैं और सारणिक a ऐसे लिख देते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि इस केस में आपका k के पावर के पे n चढ़ता है कोटि वाला, और सारणिक a को वैसे ही लिखा जाता है। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ही बनेगा। 1 नंबरिया में हो सकता है, नहीं तो 1 नंबरिया में आएगा ना तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और इससे कोई आसान होगा तो वह बनाइएगा, ठीक है ना। और कोई चारा नहीं रहेगा तब आप यह बनाइएगा, 100% आंसर मैच करेगा। अब बात कर लेते बाबू, यह क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 नंबरिया में जरूर रहेगा। 2 नंबर के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए देगा, तो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ 1 1 लिख के आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो पॉइंट बोलता हूँ नोट कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। माइनस भी आएगा तो आपको प्लस में लिखना है। यदि आप क्षेत्रफल की सहायता से निर्देशांक निकालेंगे तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों रूप में लिख के तब आप निर्देशांक निकालेंगे। तो दोनों प्रॉपर्टीज को या रूल को आप फॉलो करेंगे। क्या कोई दिक्कत है, जूम नहीं होता का, ठीक।
तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। और बात करते हैं बाबू यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए सारणिक ए के बराबर होता है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिए तो है भी क्या, कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एडजॉइंट ए इंटू ए का गुना या ए इंटू एडजॉइंट ए का गुना किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सारणिक ए इंटू आई के गुना के बराबर होता है। अब आइए यहाँ पर बोला है ए एक अव्युत्क्रमणीय आयु है, तो अव्युत्क्रमणीय आयु में सारणिक का मान 0 के बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। और व्युत्क्रमणीय के केस में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको याद रखेंगे। अब क्या है एडजॉइंट ए का सारणिक, तो एडजॉइंट ए का सारणिक 1 के पावर n-1 होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए का सारणिक ए जो है ना, इसके पावर में n-1 होता है, यानी आपको देगा ना कि 3 गुना 3 का एक अवयव है, ऐसे देगा 3 गुना 3 का एक अवयव है, तो बाबू बोलेगा ना कि आपसे एडजॉइंट ए का मोड बताइए। कुछ नहीं करना है, सारणिक ए यहाँ लिखना है, तीनों में से घटा के लिख देना है, यानी 2 हो जाएगा, यानी सारणिक ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही बनाना है आपको। अब आइए व्युत्क्रमणीय आयु, मतलब कि इन्वर्स निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर 1 बटा में सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। अब बात आता है कि एडजॉइंट ए, इसका निकालने का तरीका होता है क्या कि देखिए आप इसको एक्सचेंज कर दें, ठीक है ना। एक्सचेंज करने का मतलब है कि B2 को इसके जगह ट्रांसफर कर दीजिए, A1 को इसके जगह, मतलब कि आपस में ट्रांसफर कर दीजिए। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, और इस वाले का आप क्या करें कि ओनली साइन चेंज करें, ठीक है ना। ओनली साइन आप चेंज करेंगे, तो ऐसे आप शॉर्टकट में एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। आप फुल प्रोसेस निकालने के लिए आप अपने नोटबुक में पढ़ सकते हैं। तो पूरा आपका सारणी का फॉर्मूला खत्म होता है। अब चलते हैं डीसी की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए इतना।